Good morning, class. I hope you are fit and fine at your home. Today we will start our new chapter, that is chapter 8, cell structure and function. So let's start the chapter. The world around us is made up of living things and non-living things. ये जो हमारा वर्ल्ड है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स से. देयर इज़ वन थिंग विच इज़ कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक चीज़ है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, वो क्या है? दैट इज सेल. द बिल्डिंग कैन नॉट बी मेड विदाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कॉल्ड द ब्रिक्स. जैसे एक बिल्डिंग की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो ब्रिक्स होती है, यानी कि अगर हम किसी रूम को बना रहे हैं तो हमें ब्रिक्स की ज़रूरत है. सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गई? ब्रिक्स हो गई. तो ब्रिक्स को जोड़कर ही हम एक रूम और एक बिल्डिंग को तैयार कर सकते हैं. सेम ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर होती है, जो बिल्डिंग होती है, उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल्स होती है. यानी कि सेल्स को मिला के ही एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी तैयार होती है. इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ, सेल्स को. रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. सबसे पहले जो सेल है वो डिस्कवर किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी. वाइल स्टडिंग डेड कॉक सेल्स. जब उन्होंने डेड कॉक सेल्स को स्टडी किया था तो उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था. These cells formed a honeycomb-like structure partitioned by a wall. ठीक है, ये जो आपको जो उन्होंने जो ऑब्जर्व की थी सेल की स्ट्रक्चर, वो कैसे की थी? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व की थी. तो उसमें क्या मिले थे उन्हें? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मिले थे. ठीक है, सेल क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है. इसका मीनिंग क्या होता है? टाइनी रूम्स और कंपार्टमेंट्स, स्मॉल कंपार्टमेंट्स. तो उन्होंने उसके अंदर एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दी. तो हर एक कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया. ही मेड हिज ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सिंपल माइक्रोस्कोप. और उन्होंने उसे किससे ऑब्जर्वेशन किया था? एक सिंपल माइक्रोस्कोप से किया था. लेकिन बाद में जितनी भी डिस्कवरीज हुई वो सब किससे हुई? डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स. उन सब की स्टडी के लिए इम्प्रूव माइक्रोस्कोप का यूज़ किया गया. नाउ द टर्म इज सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ. जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की, क्योंकि एक जो ह्यूमन बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है. हमारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं. ठीक है, तो हर एक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो ग्रुप बनाती हैं. ग्रुप टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो सेल को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट ऑफ अवर लाइफ. की हमारी जो लाइफ है उसकी बेसिक यूनिट क्या हो गई? सेल हो गई. जैसे एक बिल्डिंग की बेसिक यूनिट क्या होती है? ब्रिक्स होती है. इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या है? सेल्स है. लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अदर बट ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ सेल्स. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक बेसिक कॉमन चीज़ क्या होती है? सेल्स होती है. सेल्स में भी ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कैन वेरी इन नंबर. जो सेल्स है वो डिफरेंट शेप्स की हो सकती है, साइजेस की हो सकती है, और नंबर में भी अलग अलग हो सकती है. पावरफुल माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू स्टडी द लिविंग सेल्स along with different parts of the cell. जो पावरफुल माइक्रोस्कोप्स है उन्हें सेल्स के साथ साथ अलग सेल के अलग पार्ट्स की स्टडी के लिए भी यूज़ किया जाता है. और डाइंग और कलरिंग का भी हम यूज़ करते हैं उनकी स्टडी को इजी बनाने के लिए. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स. अब आपके जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ये आते हैं आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर से क्या समझते हैं? यूनि का मतलब होता है वन. ठीक है, यूनि का मतलब क्या होता है? वन. यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बना है, सिर्फ एक ही सेल, उसकी जो पूरी लाइफ स्पैन है वो सिर्फ एक ही सेल पे डिपेंड करती है, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, वो सब सिर्फ एक सिंगल सेल से बने एंड विच कैरीज आउट ऑल ऑफ द लाइफ प्रोसेस फॉर दिस ऑर्गेनिज्म. दे आर कॉल्ड द सिंगल सेल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्लियर. नेक्स्ट आपका आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यानी कि मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारी. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेल्स से बना है, मतलब उसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स, और ये मिलियंस भी हो सकती है, बिलियंस भी हो सकती है, ट्रिलियंस भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स मिलती हैं. सेल्स इन सच ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रुप्स टू परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन. और ये सेल्स आपस में क्लस्टर होकर आपस में यानी कि ग्रुप बनाकर क्या परफॉर्म करती है? फंक्शंस परफॉर्म करती है. जैसे आपका नीचे ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि सेल्स का जो क्लस्टर है, ये सेल्स आपस में ग्रुप्ड होकर क्या बनाती है?
टिश्यूज़ बनाती है, ठीक है। ये सेल्स आपस में ग्रुप्ड हुई और क्या बना दिया उन्होंने, टिश्यू। फिर आपस में टिश्यू ग्रुप होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। फिर ऑर्गन्स आपस में ग्रुप्ड होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद एक इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं, जो भी आपकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, वो वर्क करते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ में। Every organism being its life as a single cell which is the fertilized egg। और हर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक सिंगल सेल होता है। फिर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल्स होती रहती है और इंक्रीज करती रहती है अपने आप को नंबर में, और इसी तरह से डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड होता रहता है। नाउ द शेप्स ऑफ सेल्स। शेप्स ऑफ सेल में आपका क्या आता है, सेल्स आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ शेप्स, अलग अलग शेप्स में मिलती है। दे मे बी राउंड, स्फेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप्ड, ब्रांच शेप, किसी में भी मिल सकती है। जैसे जो ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स कौन से शेप में मिलती हैं, स्फेरिकल और बाइकॉन्वेक्स में, ठीक है। और आपकी जो नर्व सेल्स होती है वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में मिलती है। इसी तरह से ओवल शेप में, इसी तरह से इरेगुलर शेप में क्या मिलता है, अमीबा, ठीक है। अमीबा की कैसी होती है, इरेगुलर शेप्ड होती है। और हमें ये पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप बाय गिविंग आउट प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस क्या, जैसे कि सूडोपोडिया, उसकी जो बॉडी है उससे प्रोजेक्शंस आउट ग्रोथ होती है कुछ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं और फूड को कैप्चर करने के लिए हेल्प करते हैं। फॉल्स फीट भी हम उन्हें बोलते हैं, सूडोपोडिया को। उनकी बॉडी पे एक आउट ग्रोथ बन जाती है, प्रोजेक्शंस वो अपनी बॉडी से बना लेते हैं क्योंकि उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। उस फॉल्स फीट को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। और ये जो सूडोपोडिया है, इससे वो क्या करते हैं, तो मूवमेंट करने का वर्क करता है अमीबा, और कैप्चरिंग द फूड को कैप्चर करने का। इसी तरह से जो वाइट ब्लड सेल्स है जो कि ह्यूमन बॉडी में मिलती हैं, वो भी अपनी शेप को चेंज करती रहती हैं, बट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, लेकिन वो कैपेबल नहीं होती इंडिपेंडेंस एक्सिस्टेंस में। शेप ऑफ ए सेल इज ड्यू टू द सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। और इसकी जो शेप होती है वो किस वजह से होती है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की वजह से। नाउ द साइजेस ऑफ cells. Cells differ in immensely size. They may be as small as micron, as large as few centimeters. देखो अलग अलग सेल्स के अलग अलग साइज होता है। जैसे कि कुछ सेल्स तो जो है वो बहुत छोटी भी हो सकती है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, माइक्रोन होती है, जिससे हम यूज करते हैं। और लार्ज होने में वो फ्यू सेंटीमीटर्स की भी हो सकती हैं। मेजोरिटी ऑफ सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती है साइज में, और हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दे कैन ओनली बी सीन व्हेन मैग्नीफाइज्ड विद अ माइक्रोस्कोप। और वो कैसे देखी जा सकती है, सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखी जा सकती है। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो कौन सी है, बैक्टीरियल सेल है। कौन सी है, ये बैक्टीरियल सेल, जिसे हम PPLO बोलते हैं। और इसके साइज कितना है, 0.1 to 0.5 माइक्रोन्स तक होता है। और जबकि जो लार्जेस्ट सेल है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। कौन सा है वो, ऑस्ट्रिच है। और इसकी जो डायमेंशन दी हुई है या मेजरिंग, उसे कितना किया गया, 170 mm to 130 mm। ऑस्ट्रिच एग इज विजिबल टू नेक्ड आई, उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है, नर्व सेल है। क्लियर टू ऑल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल्स में सबसे पहले आपका आता है प्रोटोप्लाज्म। ऑल लिविंग सेल्स कंटेन ए जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यानी कि सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जो सेल्स है वो चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंसेस से घिरा हुआ होता है, जिसे हम, और उस प्रोटोप्लाज्म के बाहर क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी कवर मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अलॉन्ग विद स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस एंड सल्फर। देखो जो प्रोटोप्लाज्म है ये मेनली किसका बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और इसके साथ में क्या स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और आपके फॉस्फोरस और सल्फर्स, मेकिंग अप वाइटल कंपोनेंट्स। और उसके साथ में कुछ और कंपोनेंट्स जैसे आपके वाटर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी। प्रोटोप्लाज्म इज कॉमनली नॉन एज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। और इसीलिए हम प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल बोलते हैं। और इसे बेसिकली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड one is cytoplasm and third one is nucleus।
ठीक है। सबसे पहले इन एडिशन टू दीज एन आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट सेल्स। देखो ये जो आपकी सेल वॉल होती है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। मैंने आपको अभी बताया कि प्रोटोप्लाज्म के बाहर एक कवरेज होती है मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर। और ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट सेल्स जो होती है, प्लांट सेल्स में इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। इट इज अ थिक रिगिड लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। थिक रिगिड लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। और ये किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, कैल्शियम पैक्टेट की और मैग्नीशियम पैक्टेट की। एंड सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग इन नेचर। और ये कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है नेचर में। और इसके फंक्शंस क्या है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन। देखो जब आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई तो उसका वर्क क्या हो गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे अगर टेम्परेचर में कोई वेरिएशन हो रहा है या फिर हाई विंड स्पीड है या फिर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है तो उन सबसे उसे प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इट कंट्रोल्स द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। और ये क्या कंट्रोल करती है, सेल की शेप और साइज को कंट्रोल करने का वर्क करती है। Now the cell membrane, it is thin outer protective covering enclosing the cytoplasm। ये एक thin outer protecting covering होती है जो कि साइटोप्लाज्म को घेरे रखती है and other cell organelles। और इसके अंदर other cells organelles भी present होते हैं। It is also known as plasma membrane। और इसे हम किस नाम से और जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या वर्क करती है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग का वर्क करेगी। ठीक है, यानी कि उसे सेपरेट करेगी, एक दूसरे सेल से सेपरेट करने का वर्क करेगी। और ये किससे बनी हुई होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। अब इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, पोरस होती है ये और अलाउ करती है कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस को सेल से अंदर जाने, बाहर जाने के लिए और सेल के अंदर आने के लिए। इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंसेस को इन और आउट होने के लिए परमिट करती है, अलाउ करती है उन्हें सेल से अंदर और बाहर जाने के लिए। तो इसीलिए हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरा नाम हमने क्या दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसके फंक्शंस क्या हो गए, सेम, कि एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी क्योंकि बाहर की सेल की कवरिंग है तो इसलिए प्रोटेक्शन का भी वर्क करेगी, और शेप भी प्रोवाइड करेगी, और ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें अलाउ करती है सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है साइटोप्लाज्म। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। Various other living components known as the cell organelles are present in the cytoplasm। और इस सेल के अंदर भी, सेल के अंदर ही जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं। वो इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। Various life functions performed by the cell organelles takes place inside the cell। और जो हमारी लाइफ फंक्शंस हैं जो परफॉर्म्ड होते हैं सेल के थ्रू, वो सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू परफॉर्म्ड होते हैं और वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इससे आगे का टॉपिक जो है वो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।